विधानसभा के इस हंगामेदार एपिसोड को देखने वाले इसे स्क्रिप्टेड भी बता रहे हैं। उनका तर्क है कि बीजेपी के पास आंकड़े ही नहीं थे और उसे हमलावर भी दिखना था, तो इसीलिए सदन हंगामेदार रहा। जो भी हो, लेकिन विधानसभा सत्र में सरकार और विपक्ष की जंग ने बहुत संकेत भी दिए हैं कि आने वाले दिनों में मिजाज कैसा रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस ने पास की अग्नि परीक्षा। विधानसभा में हंगामे के बीच एनपी प्रजापति अध्यक्ष चुन लिए गए। इसे कांग्रेस की सफलता कहा जा रहा है। वैसे इस पर बीजेपी के अपने आरोप भी हैं। विधानसभा की कार्रवाई की जो बंसल न्यूज लगातार कवर कर रहा था, कई चीजें वहां हमारे रिपोर्टर्स ने महसूस भी की, उस बदलाव को भी महसूस किया, उस चैलेंज को भी महसूस किया जो कभी सत्ता पक्ष के साथ था तो कभी अपोजिशन के साथ था। लेकिन इतना ज़रूर था कि कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट की अगर बात करें, विधानसभा की उसकी तैयारी की बात करें, तो वो बीजेपी से बेहतर नज़र आती हुई प्रतीत हुई। सारी चीज़ें तय थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। हर व्यक्ति को, जैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव में तैयारी की थी कि किसको क्या काम करना है, इसकी क्लैरिटी लेवल काफ़ी बेहतर था। और इसी क्लैरिटी लेवल की ये वजह थी कि ये तय कर लिया गया है, ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी गवर्नेंस पर फोकस करेंगे और जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल, खींचतान, उठापटक या राजनीतिक मसले होंगे उनको दिग्विजय सिंह निपटाएंगे। जैसे विधानसभा चुनाव के पहले वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं के बीच समन्वय का जिम्मा लेकर निकले थे। ये एक अच्छी रणनीति है कि आप मेन कोर्स के लिए मुख्यमंत्री को व्यस्त रहने दीजिए और पॉलिटिकल के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो 10 साल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है। और न सिर्फ मुख्यमंत्री रहा है, बल्कि वो ये अच्छी तरह जानता है कि बीजेपी में भी अगर कहीं सुराग लगाने की कोशिश करनी है तो उसका पहला सिरा कहाँ मिल सकता है। और दिग्विजय सिंह से बेहतर कौन जानता है। ये मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस और बीजेपी के दो युवा विधायक। सबसे पहले मिलिए राज्यवर्धन सिंह दातीगांव जी से। बहुत स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के युवा विधायक हैं, बहुत संभावनाएं हैं। और ऐसे ही एक संभावनाशील विधायक हैं आशीष शर्मा जी बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत है। राजेश सिरोठिया जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे विशेष संवाददाता विजय मांडगे जो लगातार विधानसभा कवर कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। विजय, पहला एक टिप्पणी आपकी लेकर हम बात की शुरुआत करते हैं। किस तरह का एक मंजर आपने देखा विधानसभा में? बॉडी लैंग्वेज कमलनाथ जी उसी तरह कूल, उन्हें मालूम था उन्हें क्या करना है, और बाहर की जो चीज़ें हैं उनको दिग्विजय सिंह हैंडल करेंगे। मतलब एक क्लैरिटी लेवल था। पूरे 121 के 121 इंटैक्ट थे, कहीं कोई उसमें गफलत नहीं हुई, क्योंकि भले ही बीजेपी मौजूद नहीं थी वहाँ, लेकिन अगर कुछ तो भी गड़बड़ होनी थी तो वो हो सकती थी। कोई एक दो सदस्य नहीं देते वोट तो आज चर्चा का विषय यही होता कि 120 के बजाय 118 ने वोट किया या 119 ने वोट किया। किस तरह फ्लोर मैनेजमेंट देखते हैं आप कांग्रेस का, बीजेपी का, और किसका एज देखते हैं आप? देखिए शरद जी, फ्लोर मैनेजमेंट कांग्रेस का ज़्यादा बेहतर नज़र आया, क्योंकि उसकी शुरुआत उसी समय हो गई जब सदन शुरू भी नहीं हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री जो बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि गुप्त वोटिंग होनी चाहिए अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, तो उसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री ने तत्काल मीडिया के सामने आकर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नियम भी बदल दिए हैं, उसमें क्रॉस वोटिंग की बहुत संभावना रहती है, बहुत सारे नियम बताए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब प्रोटेम स्पीकर ने चारों प्रस्ताव रखे गए और प्रोटेम स्पीकर ने ये कहा कि अब इन प्रस्तावों के बाद फिर अगला प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा, तभी से कांग्रेस का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया था। और मैंने ऐसा महसूस किया, आपने वनडे मैच देखा होगा, जब भारत और किसी दूसरी अन्य टीम का जब मुकाबला बहुत कांटे का मुकाबला हो और फिर भारतीय टीम के तमाम जो प्लेयर्स है वो सर से सर मिलाते हुए रणनीति बनाते हुए नज़र आते हैं ग्राउंड पे, हमें वैसे ही सदन में देखने को मिला। कांग्रेस के तमाम सारे जो नेता थे, संसदीय कार्य मंत्री से लेकर जो भी मंत्री रहे, वो लगातार बीच में चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री के पास आते रहे,
अब अगला स्टेप क्या, क्योंकि 10 मिनट के लिए जो कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी उस दौरान ये तमाम वाक़ये नज़र आए। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ जो बीएसपी के 2 विधायक हैं उनके पास उनकी सीट पर जाकर उनसे बात करते हुए नजर आए। यानी कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये था कि अब यदि इस पर वोट होगा तो फिर जो भी उनके सहयोगी दल है, निर्दलीय हो, सपा के विधायक हो, बीएसपी के विधायक हो, वो इंटैक्ट रहे, वो जुड़े रहे, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये अघोषित तौर पर एक तरीके से जिसे कहना चाहिए कि ये टेस्ट था, फ्लोर टेस्ट था कि उसे दिखाना है कि उसकी स्ट्रेंथ पूरी है और नर्मदा प्रसाद प्रजापति उन्हें पूर्ण जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक उन्हें वोट मिलने चाहिए। उसी तरह बीजेपी में भी जब ये बीजेपी की जो कोशिशें थी, उन्होंने जब हंगामा किया और ये कहा कि जो सारे प्रस्ताव है एक साथ पढ़े जाने चाहिए, ये गलत है या लोकतांत्रिक है, उसके बाद बीजेपी के जो विधायक है वो भी कुछ इसी तरीके से अगली रणनीति बनाते हुए वहीं पर सदन के भीतर नजर आए। तो ये दोनों तरफ से हुआ ज़रूर, लेकिन कांग्रेस जो है वो ज़्यादा सक्रिय नज़र आई क्योंकि उसे कहीं ना कहीं तमाम बातों का अंदेशा था, तो वो पहले से तैयार नजर आए। शरद जी। बिल्कुल, और कांग्रेस हमने ये भी देखा है कि ज़्यादा कॉशस भी है, वो बहुत ज़्यादा सजग है, सतर्क है और ऐसा मान रही है कि जोखिम उठाना कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बीजेपी अभी उस मोड पर है कि नहीं 109 हैं, 15 साल सत्ता में रहे हैं, हमें सब चीज़ें मालूम है, मौका आएगा तो कर लेंगे, और ये चीज़ कई बार भारी पड़ती है। बहुत धन्यवाद करता हूँ विजय आपका। किस तरह देखते हैं आशीष जी आप? फिर मैं एक राजवर्धन जी की प्रतिक्रिया लेकर राजेश जी के पास आऊँगा। क्या कुछ ज़्यादा आत्मविश्वास है या हैंगओवर, अभी थकान नहीं उतरी है, या जो झटका है एक वो झटका अभी भी परेशान कर रहा है? और सदन में हमने ये भी देखा कि जिस तरह का समन्वय होना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं था, आपके 3 बड़े नेता लगातार सक्रिय थे, लेकिन ये 3 नेता एक दूसरे के कंधे पर क्रिकेटर्स की तरह या फुटबॉलर्स की तरह हाथ रखकर बात करते हुए नहीं देखे गए कि क्या करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना। जी आशीष जी। देखिए, विपक्ष में रहना हमको स्वीकार है और जो जनादेश मिला है उसको भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कि आज कांग्रेस ने चाहे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की और संसदीय नियमों की अनदेखी कांग्रेस ने जरूर की है। कार्यसूची जो बनाई गई थी उसके 5 विषयों का उल्लेख प्रोटेम स्पीकर को करना था और ये विवाद की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। अगर कांग्रेस सदन चलाना चाहती है तो उसको विपक्ष को भी विश्वास में लेकर करना चाहिए था। हमारा कहीं ये विचार नहीं था कि स्पीकर के मामले में भी किसी तरह का निर्वाचन की प्रक्रिया होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत की और प्रोटेम स्पीकर के साथ ही कहीं ना कहीं हमारी वो जो एक अनबन की शुरुआत है वो मैं मानता हूँ हो गई। और आज जिस तरह से कृत्य प्रोटेम स्पीकर ने किया है, कार्यसूची में उल्लेखित विषय को भी उन्होंने अपने वहाँ से नहीं पढ़ा। हम चाहते थे कि चुनाव हो, पहले भी कई बार चुनाव हुए हैं, खास करके मध्य प्रदेश के इतिहास में भी, और विजय शाह जी हमारे कैंडिडेट थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि गुप्त मतदान हो, क्योंकि कांग्रेस को अंदेशा था कि गुप्त मतदान होने की स्थिति में कहीं ना कहीं उसका समीकरण और संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए कांग्रेस मतदान से गुप्त मतदान को आप रिमोट से भी नियंत्रित कर सकते थे, बाहर रहते हुए भी। नहीं, देखिए, जब इतनी सारी बातें हो गई और हमारी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ वहां पर, तो फिर हम लोगों ने तय किया कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी को इस विषय की शिकायत की जाए, उन तक कोई मामला पहुंचाया जाए। जी, राजवर्धन जी, आप किस तरह देखते हैं, और क्या अब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उपाध्यक्ष का पद भी इस बार सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस ही अपने पास रखना चाहेगी? देखिए शरद जी, बहुत साफ है, मेरे ख्याल से कहीं किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, ना तो जनता को है ना ही आप लोगों को है। भाजपा की नीयत में ये था, वो असल में सरकार गिराना चाहते थे। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि विजय शाह जी स्पीकर बने ना बने, उनका उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से एन के प्रकरण कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो और सरकार गिरे। संसदीय परंपराओं की इन्होंने बात करी, संसदीय परंपराओं का निर्वाह इन्हें करना होता तो सीधी सीधी, जब उससे एक दिन पहले मैं भी सदन में था और विजय शाह जी से मेरी बात भी हुई थी, और हम लोग ये चाहते थे, कमलनाथ जी से भी हमने निवेदन किया कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का है और विपक्ष का उपाध्यक्ष बन जाता और वो हो जाता, समस्या नहीं थी। इनको आवश्यकता ही नहीं थी कि विजय शाह जी का फॉर्म भरें। और बाद में जब पूरी प्रक्रिया हुई, जिस बात का बार बार कहा जा रहा है कि काला दिन है, लोकतंत्र की हत्या हुई, कहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई भाई? हमारे संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने बड़ा स्पष्टतः नियमों को पढ़ के बताया कि इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो एप्लीकेशन पहले आया उसका उन्होंने पढ़ के
सुनाया। और ये इसके प्रेसिडेंट्स हैं, आप लोकसभा की कार्रवाई उठा के देखिए, संगमा जी का उदाहरण है, उस वक्त ही हुआ है। और अगर भाजपा को वहाँ पे अगर वास्तविकता में लोकतंत्र की चिंता थी, बहिष्कार न करते। वोटिंग हुई है और गुप्त मतदान क्या होता है? जब वोट डिवीजन ऑफ वोट होता है तो लेफ्ट और राइट जाके पक्ष में मतदान होता है, वही हुआ। और मतदान हुआ, 120 मत आए, और अगर हम प्रोटेम स्पीकर को इंक्लूड करें तो 121 मत थे। तो जब हमारे पास बहुमत है, बहुमत वहाँ सिद्ध हुआ, स्पीकर इलेक्ट हुआ, इलेक्टेड स्पीकर है। कोई ऐसा थोड़ी है कि मनमाने तरीके से प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि यस और नो ध्वनि मत से पारित कर दिया। मतदान हुआ, विधिवत हस्ताक्षर हैं। अब भाजपा के हमारे मित्र वहाँ सदस्य रहते तो वो भी मतदान में हिस्सा लेते, वो भी कर देते, उसमें क्या समस्या थी? राजेश जी, ये बात जो है लॉजिकली ठीक लगती है। राजवर्धन जी जो कह रहे हैं, 120 सदस्यों ने अपने स्पीकर को चुना है और बीजेपी भी वहाँ रहती तो उसके पास भी विकल्प खुला था। पहला मेरा आपसे फोकस्ड सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने जिस तरह का ये प्रदर्शन करने की कोशिश की कि उन्होंने कुंवर विजय शाह जी को मैदान में उतारा, क्या ये रणनीति ठीक थी या ये गलत फैसला था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि ट्राइबल में बहुत उनका लॉस हुआ है, ट्राइबल सीट्स पर उनकी ट्राइबल सीट्स 31 से गिरकर 15 पर आ गई और 15 से 16 से कांग्रेस जो है वो 32 से 15 पर आए और ये 16 से 32 हो गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि हम कोई ट्राइबल कार्ड खेलें और जो ट्राइबल जो कांग्रेस के विधायक हैं वो टूट के आए। जो असल में जो चर्चाएं चल रही थी कि उनको ये सारे नाम जो चल रहे थे, जो फूफा बने हुए भी कांग्रेस में, उन्होंने किन्हीं ने भी जो है इस तरह की बात नहीं सोची थी। वो ट्राइबल एमएलए को फोकस करके इसको खेल को खेलना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि 109 से ज़्यादा संख्या उनकी नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हम मतदान नहीं कराएंगे। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में कुछ लोग इस तरह का संशय फैला रहे थे कि विधायक खरीदे जा रहे हैं, जो खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है, फला ढिकाना, माने वो एक फियर साइकोसिस जो होता है, कुछ नेता क्रिएट करना चाहते हैं कमलनाथ के दिलो दिमाग पर, और वो फियर साइकोसिस कमलनाथ के ऊपर कायम था। वो कॉन्फिडेंस उनको लगता था कहीं कम नहीं हो जाए। तो उसी के चलते ये वाली हुई कि आपने शिवराज जी को प्रस्ताव नहीं रखने दिया और उसको घोषित कर दिया। अब शायद कमलनाथ इस बात पर विचार कर रहे होंगे गंभीरता से कि अगर वो फियर साइकोसिस का शिकार हुए बगैर अगर मतदान करवा लेते तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अलग होता और भारतीय जनता पार्टी का मनोबल पैंदे में होता। जी, कितना सहमत है राजवर्धन जी? आपकी एक छोटी टिप्पणी लेकर मैं आशीष जी की तरफ चलूंगा। फेयर साइकोसिस बिल्कुल नहीं था। मेरी खुद कमलनाथ जी से कल बात हुई और ये डिस्कशन हुआ हमारा। कमलनाथ जी बड़े स्पष्ट थे। कमलनाथ जी ने मुझसे कहा कि हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत सिद्ध करने को कहीं भी तैयार है, और बहुमत हमने सिद्ध किया है। तो क्वेश्चन, अगर फेयर साइकोसिस होता तो डिवीजन वोट ही क्यों मांगते हम? हमें उसकी आवश्यकता क्या थी? जब बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था तो वोटिंग की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे ही इलेक्ट हो जाता। तो वोटिंग हुई, वो तमाम चीजें हुई। और कमलनाथ जी जैसे आदमी को कहाँ फेयर साइकोसिस होगा? 9 बार के सांसद हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने लोकसभा में फ्लोर मैनेजमेंट किया है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। जी राजेश जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह? मैं कहना चाह रहा था कि फिर कमलनाथ को नहीं था, कुछ नेता उनके दिमाग पर पैदा करना चाह रहे थे, जो बार बार बातें कही जा रही। मेरा कहना ये है कि वो 109 से बचना चाह रहे थे, वो तो चाह ही नहीं रहे थे ना। और आपने जब वो चले गए तो बीएसपी के विधायक से कह के मतदान करा लिया, तब तो कोई क्रॉस फ्लोरिंग की बात ही नहीं बची थी। जब वो चले गए बायकॉट करके तो वो तो बचा ही नहीं था। तो ऐसा ही मेरा कहना था कि आपको स्वस्थ तरीके से कराना चाहिए था, क्योंकि आप ये भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि उसके पास 109 है और कांग्रेस के 121 में से एक भी नहीं देखते हैं कि दिन भर का बायकॉट भारतीय जनता पार्टी का और इवन गवर्नर के अभिभाषण का बायकॉट, क्या ये एक बेहतर रणनीति थी कि आप सदन में रहते, आप इसको इंसिस्ट करते रहते कि आप उस मुद्दे पर आइए, चलिए आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया लेकिन वोटिंग करा लीजिए, हमारी मौजूदगी में वोटिंग करा लीजिए? देखिए साहब, उसका विश्वास मौजूदगी वाली बात तो आप समझिए, उनका वो मात खा जाते ना। लेकिन आपने एक जो मौका दिया तो उनको सड़क पे जाके मार्च करके दिखाने का
ये कि कांग्रेस ने जो है हमारे प्रस्ताव को लाए बगैर उनको अपना फेस सेविंग का मौका मिल गया। कांग्रेस ने अपनी फेस सेविंग कर लिया, अब ये कह सकते हैं। और इसके पीछे कुछ अंदरूनी कुछ तालमेल हो तो मैं अभी इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। जी, ये आपने बड़ी एक अलग तरह की, आशीष जी क्या इस तरह की भी कोई संभावना, आशंका प्रतीत होती है? देखिए, कांग्रेस को हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करना था, पहली बात तो यह है, वह स्वीकार नहीं किया। उसके बाद मतदान के लिए तैयार होना था, मतदान उन्होंने कराया, लोगों को दिखा भी दिया कि हमने मतदान से चुने गए हैं, 120 लोग हमारे पक्ष में खड़े रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब प्रारंभ में ये स्थिति निर्मित हो रही थी उस समय इनकार भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने लक्ष्य में सफल तो हुई है, लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं है। ये आज प्रदेश की जनता ने देखा है कि इस तरीके का प्रबंधन, इसको आप वो चाहे प्रबंधन माने, फ्लोर मैनेजमेंट माने, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि संसदीय मूल्यों की रक्षा करने में आज कांग्रेस ने मतलब ध्यान नहीं दिया है। जी, लेकिन प्रबंधन की आपकी भी बड़ी चर्चा रही है बीते वर्षों में जब बीजेपी की सरकार रही है, और मैनेजमेंट और फ्लोर मैनेजमेंट में भी बड़ा जबरदस्त। हमारे पास तो स्पष्ट बहुमत था, उसमें मैनेजमेंट इस तरह की कोई बात थी नहीं, हमारे पास स्पष्ट बहुमत था और हमने अच्छे से सरकार चलाई, समय समय पर विपक्ष को साथ भी लिया। लेकिन आज का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी टकराव की स्थिति निर्मित होने के लिए पूरी तरह से मैं कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूँ। राजवर्धन जी, मेरे ख्याल से मैं इसमें इनसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, संसदीय परंपराओं के अनुरूप ही हुआ है। गोविंद सिंह जी ने नियम पढ़ के सुनाया, आप उस नियम को कंटेस्ट कर लीजिए। और दूसरी बात, जहाँ तक चले गए हम अवॉइड करके मैनेज, आप कल आ जाइए ना, परसों आ जाइए, उपाध्यक्ष का चुनाव है, आप भरिए, लड़िए, अब उपाध्यक्ष लड़ाइए, आप वहीं रहिए, आप वोटिंग करिए, आप कोशिश करिए, एक आदमी इधर से उधर नहीं जाएगा। हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, कमलनाथ जी के पास बहुमत है, उनकी सरकार के पास बहुमत है, आपके पास फिर एक मौका है, उपाध्यक्ष का फिर चुनाव आप आमने सामने लड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले आवेदन दे दीजिए। चलिए, अब मैं आपको कहता हूँ, अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष का आवेदन नहीं आया है, आप अपना पहले प्रेजेंट कर दीजिए, एज पर जो नियम जिसकी आज हवाला दिया गया था उसी नियम के तहत फिर करा लेते हैं। आप अपना प्रेजेंट करिए, उसी सीक्वेंस में वोटिंग कराइए, क्या कहेंगे? दोनों दल रहे, लॉजिकल बात तो लॉजिकल कर रहे हैं राजवर्धन जी, एज पर रूल्स लड़िए, सदन के फ्लोर पर लड़िए, कल फिर आ जाइए, उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ लीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण जो स्पीकर का पद होता है उस पर कांग्रेस ने जो इस तरह से आज किया है, कहीं ना कहीं वो हम तो उसको बहुत गलत मानते हैं। रही बात उपाध्यक्ष की, तो पार्टी का विधायक दल इस बारे में भी कल सुबह निर्णय लेगा कि अब हमको आगे की रणनीति पर क्या विचार करना है, और जो आवश्यक होगा संगठन की दृष्टि से पार्टी का विधानसभा में परफॉर्मेंस के हिसाब से वो हम करेंगे। अगर कांग्रेस से मुकाबला चाहती है तो मुकाबले के लिए तो तैयार है, उसमें पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। राजेश जी, हमको भी इस बात का विश्वास है, हमको भी इस बात का विश्वास है, हमको भी इस बात का विश्वास है कि कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं, कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज अंतरात्मा की आवाज के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करते, और ये बात कांग्रेस को पता चल चुकी थी। अंतरात्मा की आवाज इनमें होती तो आदिवासी के नाते विजय शाह जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाते, तो हम मानते, हमने जमुना देवी को बनाया प्रतिपक्ष का नेता, बना देते आप विजय शाह जी को प्रतिपक्ष। आपने ज्योतिरादित्य जी को कहाँ मुख्यमंत्री बनाया, उनको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में घूमते रहे कि हमारे सीएम का चेहरा है। नहीं, ज्योतिरादित्य जी अकेले नहीं, कमलनाथ जी भी घूमे, दोनों साथ घूमे, और राहुल जी ने हर सभा में कहा कि ये दो है, एक नौजवान। चलिए मैं मुद्दे पर लौटता हूँ। राजेश जी, सवाल ये है कि जो एक समन्वय की बात है उसकी अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगा कि बीजेपी में 3 नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो तो चीज़ों को देख और समझ रहे थे, आज उन्होंने समय लिया। मुख्यमंत्री ही, पूर्व मुख्यमंत्री कमान संभाले हुए थे शिवराज जी, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सीनियर विधायक और पूर्व संसदीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, वो भी कमान संभाले हुए थे। ये अच्छी बात है, लेकिन समन्वय की अगर बात करें तो आप किस तरह बीजेपी के समन्वय को देखते हैं सदन में? देखिए, अभी जो आप सोचिए 15 साल से 13 साल से एक अलग व्यवस्था चली आ रही थी, शिवराज सिंह चौहान के हाथ में सब कुछ था। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान अकेले दम पर लड़े, अध्यक्ष भी वो थे, महामंत्री भी वो थे, मुख्यमंत्री भी वो थे, सब कुछ वही थे, और बाकी सारे नेता एक तरफ अलग थलग थे। तो उसके कंटिन्यू रहने की जरूरत अभी आपको लगती है, या अब ये व्यवस्था ब्रेक होनी चाहिए? अब ये चूंकि कल एक बदलाव हुआ है जी, तो अब नए तरह से चीजें बनेगी। अभी गोपाल भार्गव को सेटल होने में वक्त लगेगा, उनको वक्त लेना भी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जो है वो बहुत धाकड़ देता है, वो सारे लोग अब करके समन्वय करेंगे। लेकिन एक बात जो राजवर्धन जी कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है
कि उनके वो जो है वो तोड़फोड़ कर सकते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ पर कुछ लोगों को अपने पास ला सकते हैं, तो उनको उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अब बात खुल चुकी है, अब मिट्टी जो है ना, अब कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल आ चुका है कि उसके 120 इंटैक्ट है, 121 इंटैक्ट है, जिनके स्पीकर तो वोट नहीं डालता, 120 इंटैक्ट है तो वह हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा रहेगा कहीं उनके 1-2 लोग नहीं खिसक जाएं, तो अब वो नहीं कराएंगे, उपाध्यक्ष के चुनाव का खतरा नहीं बचाएंगे। मतलब ये बड़ी विचित्र बात है कि खतरा दोनों तरफ है। निश्चित रूप से देखिए, अब अंतरात्मा की आवाज तो ऐसे ही कोई ऐसा थोड़ी कि एक तरफा ही चलती है, हवा जो किसी भी दिशा में चलती है, सब होता है। अंतरात्मा की तो आवाज बड़ी मुखर है, बड़े अंतरात्मा। लेकिन अब क्या है कि चूंकि पता चल गया कि नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस कमलनाथ को अब ज्यादा बड़ा होगा कि नहीं, उनके व्यक्ति नहीं दिख सकते हैं। कमलनाथ जी को शुरू से कॉन्फिडेंस था, ऐसा कुछ नहीं। क्या राजेश जी, ये भी आपको लगता है कुछ हाइप बीजेपी की तरफ से ज्यादा हो गई इसकी? ये कहां से ये बात निकली कि तोड़ फोड़ करना चाहती है? अगर बीजेपी को करना था तो ये काम उसको, जैसी कि एक परंपरा है कि जब सरकार बननी थी तो आप इस पे एक अपना दावा तो प्रस्तुत कर देते गवर्नर के सामने, और जब आपने तब नहीं किया तो अब आप परिस्थितियों का कैसे इंतजार कर रहे हैं? क्या ये भी आपको लगता है कि कुछ बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ दिखा ये मसला, कि बार बार ये माना गया कि बीजेपी हमलावर है इसको लेकर? सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय 12 दिसंबर को लिया था वो एक लॉजिकल डिसीजन था कि 5 सीटें आगे है कांग्रेस और उसको ही मौका मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद सामने आए और उससे अपनी उम्मीदों की आस जगने लगी, तो इन्होंने, आपको याद होगा दोपहर मेट्रो में सबसे पहले मैंने ब्रेक की थी कि अध्यक्ष चुनाव भाजपा लड़ाएगी सबसे पहले। तो वो जो चीज़ थी, उनको एक सोच रहे थे कि हम इसके माध्यम से, क्योंकि फ्लोर टेस्ट भी नहीं, लेकिन अगर अध्यक्ष के चुनाव में कुछ ऊंचा नीचा हो जाता, 1-2 कम हो जाते, तो पहले दिन से ही सरकार का मॉरल डाउन हो जाता। लेकिन वो ये भूल गए कि उनके पास में दिग्विजय सिंह जैसे संकट मोचक प्रबंधक बैठे हुए हैं, जो इस तरह की राजनीति जो है उसकी जो है पीएचडी होल्डर हैं, वो पीएचडी होल्डर हैं। और कांग्रेस इस बार गलती करने के लिए नहीं बैठी है तैयार, क्योंकि 15 वर्षों में उसने बहुत गलतियां की हैं और इन गलतियों का खामियाजा भी उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुगता है, और यही वजह है कि सत्ता से वो बाहर रही है। जो आप कह रहे हैं बार बार, वो बहुत ज़्यादा एक फियर साइकोसिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अत्यधिक सतर्कता। आप किसको चुनेंगे राजवर्धन जी? देखिए, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, आप सही कह रहे हैं, और क्यों न हो, उसमें कोई गलत नहीं बात है जी, और एहतियात रखना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, कमलनाथ जी पूरे कंट्रोल में हैं, अच्छे प्रशासक हैं, उनका जीवन उदाहरण अपने आप में है, और सरकार अच्छी चलेगी। और हम चाहते हैं कि विपक्ष सकारात्मक सहयोग करे। गोपाल भार्गव जी बहुत अनुभवी नेता हैं, मैंने भी उनसे समय समय पे मार्गदर्शन लिया है, मैंने भी उनसे सीखा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। दिग्विजय सिंह प्रशंसक हैं उनके। दिग्विजय सिंह जी खुद उनकी अच्छाइयों को मानते हैं, और किसी व्यक्ति में अच्छाई है तो उसको सीखने में क्या बुराई है। लेकिन मैं मानता हूं कमलनाथ जी और गोपाल भार्गव जी मिलके इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाएं, नए आयाम पर हमारा प्रदेश पहुंचे। अंतोतगत्वा हम सबकी मंशा ये होती है कि हमारा प्रदेश प्रगति करे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी से बड़ा देश है और हम सब इस देश की सेवा में हैं। आशीष जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, बड़ी बड़ी माकूल कविता है कि बुरी बात है दर्द सोचना, दुख सोचना, बुरी बात है। उठो अंगल जंगल नदी नाले, कूद फांद के धरती रौंदो, ऐसे कौंधो जैसे सावन की बिजली कौंधे। अब निकलना पड़ेगा बीजेपी को, युद्ध में आना पड़ेगा। 15 वर्ष एक कठिन समय है, आपने बिल्कुल ठीक बात है। बैठे बैठे आदत बिगड़ गई। नहीं, सत्ता में रहना 15 वर्ष आपके लिए भी ये कहा गया, क्योंकि लंबी शेयरिंग आपकी सत्ता में रही है। 10 वर्ष आप रहे, और उसके पहले बीते मध्य प्रदेश के गठन के बाद से एक लंबा वक्फा आपका गुजरा है, और यही माना गया कि वो आपको कई जगह आपकी सक्रियता को प्रभावित कर गया। तो अब निकलिए इन चीज़ों से, सामने आइए, तेजस्वी रूप धारण करिए। जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है उसको निकालिए, शमशीरें कौंधे और जनता के हित के मुद्दे गूंजे। हम कहीं भी ये नहीं चाहते कि कांग्रेस की सरकार गिरे। कांग्रेस को जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है, तो कांग्रेस अपना वचन पत्र पूरा करे, जनता से किए हुए वादों पर काम करे, प्रदेश के विकास में आगे प्रदेश को बढ़ाने का काम करे। जहां तक बात है कांग्रेस के नेताओं की कि जो इस तरह की खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं, वो बार बार अपने झुंड से कह रहे हैं कि भागो भागो भागो, एकजुट हो जाओ, अन्यथा शेर खा जाएगा, शेर खा जाएगा। ऐसे करके वो अपने गुट को एकजुट रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की ऐसी मानसिकता नहीं है
कि हम खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार को बिगाड़ने का प्रयास करें। कांग्रेस को अगर मौका दिया है तो उसको प्रदेश का विकास करना चाहिए, वचन पत्र को पूरा करना चाहिए और सकारात्मक रूप से हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि हम कांग्रेस के सकारात्मक पहलुओं पर कांग्रेस का साथ सदन के अंदर आशीष जी से मैं कह दूं, शेर को नहीं खाता और इनको समर्थन उन्होंने दिया कांग्रेस के, मैं इनका आभारी। जी, इस पर मुझे वो भी याद आ गया कि वही पौरस और सिकंदर का संवाद भी, शेर और शेर, तो बात वही है कि एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब सवाल ये, मध्य प्रदेश विधानसभा में जो व्यवहार हुआ, क्या वो व्यवहार होना चाहिए? बड़े सवाल हैं। ठीक है, राजनीति है, सियासत है, लेकिन आज आप यहाँ भी इस बातचीत में भी बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। इस अग्नि परीक्षा के बाद जो 120 और 121 कह लीजिए प्रोटेम स्पीकर वोट नहीं करता है, कांग्रेस ने कॉन्फिडेंस हासिल किया है और निश्चित तौर पर सदन का दूसरा दिन, जो कि एक तरह से अग्नि परीक्षा या वोटिंग का दिन था, उसको कांग्रेस ने पार कर लिया है। और आगे अब चूंकि जैसा एक सेंचुरी बनाने के बाद बैट्समैन का कॉन्फिडेंस आता है, उस कॉन्फिडेंस के साथ सदन में कांग्रेस बीजेपी का सामना करेगी। लेकिन बीजेपी अनुभव से भरी एक पार्टी है, 15 साल सत्ता में रही है, उसको एक समन्वय की जरूरत है, उस नैराश्य से थोड़ा निकलने की जरूरत है जो उस पर अभी भी तारी दिखता है, और उसके नेताओं का एक समन्वित समूह जरूरी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यही माना गया, आप एक तो थे लेकिन वो एक दिख रहे थे, अंदर से आप शायद एक नहीं थे। बड़े सवाल हैं, इनको जो भी हल करेगा वो निश्चित तौर पर सफलता की तरफ बढ़ेगा। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद और बने रहिए मंसिल न्यूज पर।